हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। 10th की एनसीईआरटी का जो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग तीन मेथड देखेंगे। एक हमारा होगा ग्राफिकल मेथड, एक होगा हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड और एक होगा हमारा एलिमिनेट मेथड। इन तीनों मेथड से हम लोग हमारे फंक्शन के अंदर जिस भी चीज की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है उन वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके चैप्टर के नाम पर आते हैं। तो देखो, चैप्टर के नाम से हमारे को आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हमारे को देखने को क्या क्या मिलेगा। तो एक तो मिलेगा टू वेरिएबल, है ना। पूरे चैप्टर में मुझे दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। और इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब मुझे इक्वल टू का क्या दिखाई देगा, साइन दिखाई देगा। और मान लो कि मैंने दो वेरिएबल मान ली, क्या, एक्स और वाई। ये कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने लिख लिया ए एक्स और बी वाई। और ये जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, लीनियर की फॉर्म में। लीनियर के फॉर्म में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। लीनियर इक्वेशन तब बनती है जब मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि डिग्री अगर 1 है तो उसे हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो पूरे चैप्टर में दो वेरिएबल दिखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म होगी, और जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 1। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये याद रखनी कि जो मैंने x और y माने हैं वो तो मैंने माने हैं वेरिएबल, और a b और c ये मैंने क्या माने हैं, कॉफिशिएंट। x वेरिएबल का कॉफिशिएंट है a, y वेरिएबल का कॉफिशिएंट है b, और कांस्टेंट नंबर क्या है, c। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि हमारे जो a और b है वो एट ए टाइम, एक टाइम पर ये दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकते। या तो अगर a जीरो है तो फिर b जीरो नहीं हो सकता, और अगर b जीरो है तो फिर a जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही टाइम पे जीरो हो गए तो फिर ये हमारा टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि फिर सिर्फ क्या बचेगी, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। पढ़ रखा है हमने सेकंड चैप्टर में। जो कांस्टेंट नंबर होता है इसके अंदर वेरिएबल की पावर जीरो होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री कितनी है, जीरो। तो याद रखना, हमसे एमसीक्यू जो पूछ सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर कौन कौन जीरो नहीं हो सकता। तो देखो, सी तो जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी भी जीरो हो सकता है, बट एक टाइम पर दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे एक जीरो हो सकता है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया y इक्वल टू, या y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x तो जीरो है बट y जीरो नहीं है। y की वैल्यू कितनी है, 1। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल का है। देखो, x और y दो वेरिएबल के, है ना। तो ध्यान रखना कि एक टाइम पर a और b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। आगे हम बढ़े तो देखो, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। मानो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से मैंने लिखा सेकंड इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे यहाँ पर तीन टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या क्या? देखो, x का कंपेयर x के कोफिशिएंट से करेंगे, y का कंपेयर y के कोफिशिएंट से करेंगे, और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कांस्टेंट टर्म से करेंगे। अगर मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का कंपेयर करता हूँ, ठीक है, किस किस का, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। एक बात याद रखना कि कंपेयर जो होगा वो बराबर की वेरिएबल्स में होगा, मतलब x का x के साथ, y का y के साथ, और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है कि इन तीनों के जो रेशियो है वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल। मतलब मैं a1 अपॉन a2 को, b1 अपॉन b2 को और c1 अपॉन c2 को जब मैं फाइंड करूं, मतलब इनकी वैल्यूज को फाइंड करूं, तो इनके आंसर सबके क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को जो आंसर मिलेंगे, हमारे को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, फिर इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा। अब देखो, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो जो इसके जो ग्राफ होते हैं ना वो लाइन की फॉर्म में आएंगे, याद रखना।
हमने क्वाड्रिक इक्वेशन का पढ़ा था, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में जो भी ग्राफ आ रहे थे वो पैराबोला की शेप में आ रहे थे, यू की शेप में आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में जो भी ग्राफ आएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगे। तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ जो होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, ये सिस्टम मान लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये सॉल्यूशन होगा, ये इसका ग्राफ होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा ना, मतलब मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा, मतलब इसके पॉइंट के लिए जब ग्राफ बनाऊंगा और इसके पॉइंट के लिए जब ग्राफ बनाऊंगा, तो इनकी लाइनिंग क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब इन पॉइंट्स को जब मैं, यहाँ से हमारे को पॉइंट्स मिलेंगे, ग्राफ के पॉइंट्स मिलेंगे, उनको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को एक ही लाइन देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड, ठीक है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा? कोइंसाइड, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी डिपेंडेंट वाला कंसिस्टेंट है, याद रखना। ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन कौन सा कंसिस्टेंट है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आगे हम बात करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला वाला तो इक्वल हो बट बाद वाला इक्वल ना हो। इस कंडीशन में तो तीनों इक्वल हुए थे, इसमें ये दो तो इक्वल हो बट ये दोनों इक्वल ना हो, तो इस केस में जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो होगा नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के जो हमारे को ग्राफ देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं पैरेलल। कैसे ग्राफ देखने को मिलते हैं? पैरेलल। ग्राफ बनाना हमारे को आता ही है। मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ के पॉइंट्स थे, इनको लाइन ज्वाइन कराया तो ये लाइन आई। सेकंड इक्वेशन के ग्राफ के पॉइंट्स मिले तो उनको ज्वाइन करवाया तो ये लाइन मिली। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशंस बनेगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। और ग्राफ जो मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या मिलेंगे? पैरेलल। कैसे ग्राफ मिलेंगे? पैरेलल, ठीक है। और ये होता है इनकंसिस्टेंट, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हमारे से। तो ऐसे आंसर कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। देखो, एक बार दोनों इक्वल हुए, एक बार ये इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, अब क्या कंडीशन बनेगी? ये इक्वल ना हो। अब ये जब आपस में इक्वल ही नहीं है, जब ये यही इक्वल नहीं है, तो आगे चेक करने की नीड नहीं है। वापस समझा रहा हूँ, तीनों इक्वल, पहला वाला तो मतलब पहले दो तो इक्वल, बस लास्ट के दो इक्वल ना हो। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये स्टार्टिंग के दो ही इक्वल नहीं हो। अगर स्टार्टिंग के दो इक्वल नहीं हो तो लास्ट वाले दोनों को देखने की नीड नहीं। ऐसे आंसर को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ? देखो, अब इनके तीनों सॉल्यूशन का मतलब समझाता हूँ। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, मतलब x की वैल्यू का अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू को कुछ भी रखूं, y की वैल्यू चेंज ना हो, या y की वैल्यू को मैं कुछ भी रखूं, है ना, मतलब y की वैल्यू को मैं चेंज करता रहूं बट x की वैल्यू चेंज ना हो, या x की वैल्यू को मैं चेंज करता रहूं, y की वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम इन चीज को फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारे को क्वेश्चंस के अंदर कैसे आइडिया लगेगा? देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा ना, तो आप लोगों को दोनों तरफ सेम नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे आपके पास एक वर्डिंग प्रॉब्लम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया होगा, 9 इक्वल टू 9, 12 इक्वल टू 12, है ना, 0 इक्वल टू 0। तो ऐसे टाइप के जब भी सॉल्यूशन मिलेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर देखो, हम लोग इस चैप्टर में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बट यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ऐसे आंसर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में ऐसा आएगा 12 इक्वल टू 5 मान लो। अब क्या बताओ, 12 5 के इक्वल होता है या 12 सिर्फ 12 के इक्वल ही होता है? तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे को एक्स का आंसर मिलेगा या फिर किसका आंसर मिलेगा? एक्स का कोई भी आंसर होगा, वाई का कोई भी आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब हम लोग इस चैप्टर में वेरिएबल्स देख रहे हैं, हम लोग इन वेरिएबल्स की वैल्यू ही तो फाइंड करना सीख रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू ही तो फाइंड कर रहे हैं। एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड करने वाले जो आंसर्स होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है तो फिर वो या तो इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होती है, जैसे 12 12 के इक्वल ही होता है, 0 0 के इक्वल ही आता है, तो सॉल्व करने पर अगर दो इक्वल वैल्यू मिल रही है तब तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के आंसर होंगे। और अगर दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही है, हम जानते हैं कि 7 कभी भी 5 के इक्वल नहीं होता या -7 के इक्वल, तो इक्वल नहीं होता, मतलब ऐसे आंसर्स क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका ग्राफ जो मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा इंटरसेक्ट एट ए वन, इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट। मतलब हमने दोनों इक्वेशन की वो खींची, पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स के बाद में हमने लाइनें ड्रॉ करी, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट ए वन, ठीक है। ग्राफ से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं? देखो, ये हमारा एक्स की वैल्यू बताएगा और ये हमारी कौन सी वैल्यू बताएगा? यहाँ मान लो अगर 3 है
और यहाँ मान लो 2 है, अगर ये एक्स एक्सिस मेरी गर्ल्स की है और वाई एक्सिस अगर मेरा बॉयज का नंबर बता रहा है, तो गर्ल्स के नंबर तो आगे नंबर ऑफ गर्ल्स तो हो गई 3 और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए, बात समझ आ रही है? एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू बताएगा, वाई एक्सिस वाई की वैल्यू बताएगा। उस क्वेश्चन में हमने एक्स किसको माना है और वाई किसको माना है, उसके ऊपर हम लोग हमारा आंसर निकाल सकते हैं ग्राफ के साथ आंसर। अच्छा, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। ध्यान रखना ये भी कंसिस्टेंट होगा, बट ये कौन सा कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट। याद करने का तरीका, तीनों इक्वल हो तो डिपेंडेंट, इक्वल नहीं हो तो ओनली कंसिस्टेंट। बचा हुआ जिसमें इक्वल भी आता हो नॉट इक्वल भी आता हो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़े। अब इसमें हमारे को एग्जाम के अंदर यहाँ से हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज में, या तो यहाँ से फंक्शन उठाएगा या वो ऐसे कहेगा, मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा कि x प्लस 3y इक्वल टू 2 और यहाँ मैंने ले लिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 3 और कहा कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन की है। मतलब यहाँ जो आंसर मिलेगा x और y का वो कैसा होगा, यूनिक होगा। वापस समझा रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो हमारे को x और y के जो आंसर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे। तो इस k की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप ऐसे बोलोगे कि देखो यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो हम लोग इसके अंदर ये वाली कंडीशन बनाएंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर a1 तो कितना है k, a2 कितना है 2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 5 इज नॉट इक्वल टू, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन की यही तो कंडीशन है, यही तो सिस्टम है। अच्छा, तो बताओ यहाँ से k का आंसर जब मैं लूंगा तो 2 डिवाइड में है तो 2 किसमें चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि आंसर कितना आ गया 6 अपॉन 5। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि k की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए, मतलब x और y की किसी भी वैल्यू के लिए k की वैल्यू 6 अपॉन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर 6 अपॉन 5 हो गई तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में? चलो, ऐसे ही मैं अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक आंसर दूं कि मेरे पास दो कोई इक्वेशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं वहां पर, कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मान लो यही दो इक्वेशन है, अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन के जो आंसर्स हैं एक्स और वाई के वो कैसे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। तो यहां से ए वन अपॉन ए टू देखोगे तो क्या आएगा, के अपॉन टू इक्वल टू में 3 अपॉन 5 इक्वल टू में 2 अपॉन, यार तो आप इसकी वैल्यू देखो के किसके साथ आ रहा है, के इन वाली वैल्यू के साथ, मतलब के जस्ट नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट की नेक्स्ट वाली वैल्यू ये है तो ये हमारे को इसके साथ ही लेना होगा, ना कि इसके साथ। ये ध्यान रखना, हम जो हमारा आंसर लेंगे वो लगातार होनी चाहिए। मान लो अगर यहाँ के की वैल्यू होती तो फिर के इसके साथ भी आ सकता था और इसके साथ भी आ सकता था। बात समझ में आएगा, है ना? अगर के की वैल्यू मान लो यहाँ होती तो फिर ये दोनों आपस में लेते, समझ रहे हो? अगर के की वैल्यू यहाँ है तो अब ये दो इक्वेशन उठ कर आएगी। अगर के की वैल्यू यहाँ होती तो फिर ये वाली भी ले सकते थे और ये वाला भी पेयर ले सकते थे। के की वैल्यू अगर यहाँ होती तो फिर ये दो पेयर उठाते। बात समझ आ रही? अच्छा, यहाँ से उठाओगे तो देखो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ से के का आंसर कितना आएगा, 6 अपॉन 5। अब देखो इस आंसर में और इस आंसर में क्या फर्क है, ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू 6 अपॉन 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जबकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 अपॉन 5। ये बोलना चाह रहा है कि के की वैल्यू अगर 6 अपॉन 5 होगी तो ही ये जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स और वाई के आंसर कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो इसी इक्वेशन के लिए, इन्हीं दो इक्वेशन के लिए मैं लास्ट एक पार्ट ले लेता हूं जो है हमारा नो सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसमें के की वैल्यू फाइंड करो, इन दो इक्वेशन में के जो आंसर्स है एक्स और वाई के जो आंसर है वो नो सॉल्यूशन है ना, हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि जिससे ये आंसर कैसा बन जाए, नो सॉल्यूशन। के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी जिससे एक्स और वाई के आंसर क्या मिले, नो सॉल्यूशन, हम उनको फाइंड ना कर सके। तो नो सॉल्यूशन का आंसर देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन में देखो a1 अपॉन a2 मतलब k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन, बात समझ आ रही है? अच्छा, चलो मैं इक्वेशन को चेंज करता हूँ, है ना। अब की बार मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, k ले लेता हूँ।
मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया। अब बनाओ आंसर क्या बनेगा। आप बोलोगे कि 3/2 इज इक्वल टू k/5 इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब देखो यहाँ जो आंसर आएंगे के वो दो आंसर आएंगे, एक बार इक्वल टू के साथ और एक बार नॉट इक्वल टू के साथ। क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है? मैंने इक्वेशन चेंज कर दी, इन दोनों में अलग इक्वेशन ली थी, इसमें अलग इक्वेशन ले रहा हूँ, इसमें मैंने इक्वेशन अलग ले ली। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे कि के की वैल्यू जब मैं इन दोनों के साथ पेयर बनाता हूँ तब मेरे पास के का आंसर क्या आएगा, 5 ऊपर जाएगा यानी कि 15/2 ये आएगा। अच्छा, जब मैं इनका पेयर बनाता हूँ तो आंसर क्या आएगा, के इज इक्वल टू 10/3। बट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब मैं ये पेयर का आंसर ले रहा हूँ तो इक्वल टू के साथ आएगा, बट जब मैं ये वाला पेयर ले रहा हूँ तो क्या इसका आंसर किसके साथ आएगा, नॉट इक्वल टू के साथ। तो जो सीबीएसई है ना वो यहीं पर खेल खेलेगा, वो आपको जैसे ऑप्शन दे देगा, है ना। अब वो के क्या आंसर देगा, 10/3, 5/3, 15/7 और 2/7। अब मुझे यहाँ एक दे दिया 10/3, ये सारे के आंसर इक्वल में है बट लास्ट वाला नॉट इक्वल में है। तो बताओ कौन सा वाला आंसर होगा, इक्वल वाला आंसर होगा या नॉट इक्वल वाला आंसर होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, नॉट इक्वल वाला। देखो यहाँ पर के की वैल्यू 10/3 के इक्वल आ रही है या नॉट इक्वल आ रही है, तो नॉट इक्वल आ रही है। बात समझ में आ रही है, के की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है किसके, 10/3। इक्वल में तो किसके आ रही है, 15/2 के। तो ऑप्शंस को ढंग से देखना है कि वो इक्वल के लिए पूछ रहा है या नॉट इक्वल के लिए। अगर इक्वल के लिए पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा इस इक्वेशन में 15/2, और अगर वो नॉट इक्वल के लिए पूछ रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा, 10/3। क्या ये सिस्टम वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? यहाँ से हमारा 101% है कि क्वेश्चन पूछेगा और कम से कम एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़े, ग्राफ समझ में आ गए। अगर दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ही लाइन बन रही हो तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड। दोनों इक्वेशन की लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ग्राफ होगा। और अगर एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट करे तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन के जो भी ग्राफ आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ग्राफ आते हैं वो किस में आते हैं, पैराबोला में, यानी कि यू शेप में आते हैं। आगे बढ़े, अब आगे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड। तो मैं तीनों मेथड के साथ इस चैप्टर को कर रहा हूँ, है ना। पहले मैं एक ही इक्वेशन लूंगा, है ना, एक ही इक्वेशन से मैं तीनों मेथड को समझा रहा हूँ। पहले अपन ले रहे हैं ग्राफिकल मेथड, फिर अपन लेंगे एलिमिनेट मेथड, और फिर लास्ट में क्या ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड। उसके बाद में तुम्हारे को मैं कुछ कीवर्ड्स दूंगा, इसके बेस पर हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा जो हमारी वर्डिंग प्रॉब्लम आती है ना, उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जैसे मान लीजिए मैंने दो इक्वेशन ले ली, पहली इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन ले ली मान लो मैंने x माइनस वाई इक्वल टू, कैसे मैंने कंपेयर लाइन खींची, तो मेरे पास यहाँ पर मैं आंसर निकालूंगा x के और y के, और इसमें भी आंसर किसके निकालूंगा, x के और y के। ठीक है, देखो दो कोऑर्डिनेट मिलना इनफ है ना, मतलब x के 2 पॉइंट और y के 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इनफ है। वहां से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अगर फिर भी तुम्हारे को दिक्कत आ रही हो तो तीन तीन ले लो, तीन से ज्यादा लेना कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं जीरो लेता हूँ तो बताओ y की वैल्यू होगी या माइनस वाई की वैल्यू होगी। आप बोलोगे माइनस वाई की वैल्यू 2 होगी, तो मेरे को तो y का आंसर निकालना है, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2। समझ में आ रहा है। x की वैल्यू जीरो रखूंगा, देखो x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई जाएगा इस तरफ और 2 आएगा इस तरफ, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2। y का ही तो आंसर चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू का अगर मैं जीरो ले लूंगा तो x का आंसर कितना आएगा, 2। कोऑर्डिनेट्स आगे, इसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो आप बोलोगे जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये कितना हो गया, 10। ऐसे ये 2, 4, 6, 8 और ये कितना हो गया, 10। ये -2, ये -2 और ये माइनस, बढ़िया आगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। देखो एक्स, ऐसा कौन सा एक्सिस होता है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 10 होती है। तो आप बोलोगे कि वाई की वैल्यू तो 10 है और एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी ये वाई एक्सिस पर होगा, यानी यहाँ पर आएगा। एक्स की वैल्यू अब 10 है और वाई की वैल्यू अब क्या है, 0 ना। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो ऐसा कौन सा एक्सिस होता है जिसमें एक्स की वैल्यू तो होती है बट वाई की वैल्यू 0 होती है, तो आप बोलोगे वो एक्स एक्सिस होता है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो ये ज्वाइन वाली लाइन आएगी।
इस जॉइन वाली लाइन के लिए इक्वेशन लिख दूंगा कि ये किस इक्वेशन का लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन। समझ आ रहा है? आगे वाले में चलते हैं। अब की बार x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। देखो y का आंसर है बट x का आंसर 0 आ रहा है, तो ये कौन सी एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आएगा। x का आंसर तो है बट y का आंसर 0 है, तो ये कौन सा आंसर होता है? कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस होती है। यहाँ पर मैंने मिलाया, ऐसा आंसर है। अब या तो स्केल के बेस पर आप इसको लाइन को आगे खींच लो या फिर एक पॉइंट और निकाल लो। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 8 लूँ, x की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ? 8, तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? अगर x की वैल्यू मैं 8 लूंगा, या 8 की जगह आप ऐसा करो y की वैल्यू 8 ले लो, y की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 8 लूंगा तो देखो माइनस का 8 दे जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x का आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर मैच करके, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, 10 में से 8 गया तो 2 आ रहा है क्या? है ना? तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 8 है, तो कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर उसमें ग्राफ पेपर पे तो बना नहीं रहा हूँ, तो लाइन तो बिल्कुल वैसे आएगी। तो अपन ऐसा मानकर चलते हैं कि ये कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसा करता हुआ कुछ यहाँ पर मान लेते हैं अपन एक बार के लिए, ये इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है ना। तो ये लाइन कौन से एक्सिस के लिए है? x माइनस वाई इक्वल टू। तो ये इंटरसेप्ट एट ए वन पॉइंट कर रहा है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से हम लोग एक तो x की तरफ ले लेंगे और एक किसकी तरफ ले लेंगे? y की तरफ ले लेंगे। तो जो x की कोऑर्डिनेट होगा, है ना, मतलब ये जहां x की तरफ मिल रहा है तो वो तो होगा x का आंसर, और जो y की तरफ मिल रहा है वो किसका आंसर होगा? y का आंसर। चेक करो, x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा, y की वैल्यू 4 रखूंगा, तो क्या 10 आ रहा है? क्या सेटिस्फाई करवा रहा है? x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा, y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा, तो बताओ 2 आएगा क्या? क्या सेटिस्फाई करवा रहा है? यानी ये मेरा आंसर क्या होगा? सही हो गया। आपका जहां वन पॉइंट आ जाए मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारे जितने भी आंसर होंगे वो यूनिक से ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है ना, और एक वैल्यू निकालनी है, ओनली वन वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। वो ऐसे पूछ सकता है कि ये आंसर निकालने के बाद में कि x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इस ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट को अपने को नोट करना है ना, डिनोट करना है। तो यहाँ पर ट्राइंगल हमारे को कौन कौन से मिल रहे हैं? देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं x एक्सिस का ट्राइंगल, कौन से एक्सिस का? x एक्सिस का। तुम बोलोगे कि x एक्सिस का ट्राइंगल तो ये है, दिख रहा है? ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस कौन से एक्सिस पर हो? x एक्सिस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो 6,4, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 10, और फिर हम इसको साइड ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहे y एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल को बताओ, तो देखो y एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस किसके ऊपर हो? y एक्सिस के ऊपर हो, दिख रहा है? तो y एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल का बेस ये वाला है। अब की बार y एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल ये है, तो आप बोलोगे कि ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट होगा। तो ये होगा 0, -2, और ये होगा 0, 10। अगर क्वेश्चन x एक्सिस के लिए बोलेगा तब तो ये वाला ट्राइंगल बन के आएगा, y एक्सिस के लिए बोलेगा तो ये वाला ट्राइंगल बनकर आएगा, और क्वेश्चन क्या है? x और y दोनों के ऊपर बनना चाहिए। देखो एक छोटा सा तुम्हारे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसके अंदर जो बेस है वो y भी हो सकता है और वो बेस x भी हो सकता है, दिख रहा है? ये हाईलाइट वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा बेस x एक्सिस भी हो सकता है और y एक्सिस भी हो सकता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो 2,0, एक हो जाएगा 0, -2, और एक क्या हो जाएगा? 0, बात समझ में आ रही है? मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ट्राइंगल वाला पार्ट लेना है। कौन सा? अगर x एक्सिस बोलेगा तो बेस होना चाहिए x एक्सिस पे, y एक्सिस बोलेगा तो बेस होना चाहिए y एक्सिस पर, और अगर वो ऐसे बोल रहा है कि x और y दोनों पर होना चाहिए तो वो छोटा पार्ट होगा। ऐसा बेस जो x एक्सिस पे भी आ रहा हो और y एक्सिस पे भी आ रहा हो। ट्राइंगल की ऐसी साइड जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे आ रहा है, ठीक है? x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो हम लोग सेकंड मेथड ले रहे हैं वो ले रहे हैं एलिमिनेट मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेट। तो एलिमिनेट इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे को किसी एक वेरिएबल को क्या करना है? एलिमिनेट, मतलब हटाना है। तो मैंने इक्वेशन वही ली, अब हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हमारे को किसी चीज को हटाना है। तो मैंने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आप क्या करोगे कि जब भी एलिमिनेट वाला मेथड आएगा
तो आपको एक चीज चेक करनी है कि जो सेम साइड होते हैं, अगर मुझे सेम साइड को कट करवाना है ना, तब तो ऑपरेटर यूज लूंगा किसका, माइनस का। और अगर अपोजिट साइड को कट करवानी है तो ऑपरेटर किसको यूज करूंगा, प्लस का। वापस समझा रहा हूं, अगर मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो देखो एक्स को एलिमिनेट करना है तो दोनों ही सेम साइड सेम साइन ले रखे हैं, तो ऑपरेटर क्या यूज आएगा, माइनस। सेम साइन के लिए ऑपरेटर क्या यूज लेते हैं, माइनस। और अगर y को मुझे एलिमिनेट करवाना है, मतलब y का आंसर निकालना है, तो मैं y के साइन देखूंगा। अगर वो अपोजिट साइन है, मतलब y का साइन अपोजिट हो या x का हो, मतलब अपोजिट साइन होगा तो ऑपरेटर आएगा प्लस, और सेम साइन होगा तो ऑपरेटर क्या आएगा, माइनस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, अब आप कोऑर्डिनेट को मैच करवाओगे पहले कि किसका कोफिशिएंट मैच हो रहा है। आप बोलोगे कि x का कोफिशिएंट तो मैच नहीं हो रहा, बट y का कोफिशिएंट तो मैच हो रहा है। साइन कैसे हैं दोनों, अपोजिट। अगर अपोजिट साइन हो तो फिर ऑपरेटर क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे देता तो अब किसके कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, x के या y के, तो आप बोलते हैं x के। अगर x के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और दोनों के साइन सेम है, तो अब ऑपरेटर क्या यूज करेंगे। क्या बात समझ में आ गई। सर ऐसा हो रहा हो कि अब सर इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, तो किसी को भी ले लो, किसी की बेस पर ले लो, हमारा पास क्या आ जाएगा, आंसर। मान लो मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो प्लस ऑपरेटर यूज किया तो नीचे वाले साइन चेंज नहीं होंगे। और अगर माइनस ऑपरेटर यूज करूंगा तो नीचे वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, इक्वेशन होगी, उसके क्या साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। एक्स में से एक्स गया, वाई भी प्लस का, वाई भी प्लस का, तो कितना हो गया, 2y। ये माइनस नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, वाई, सॉरी प्लस। 10 में से 2 प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप बोलोगे माइनस होगा। 10 में से 2 गया तो 8। वाई का आंसर कितना आया, 8/2, यानी कि इस आंसर को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख लूंगा या सेकंड में रख लूंगा, वहां से मेरा आंसर किसका आ जाएगा, एक्स का। वाई का आंसर प्लस का 4 रखूंगा तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 6। इन केस सर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो इनके कॉफिशिएंट को मैच करवाना पड़ेगा। अब तुम लोग, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी इच्छा करे तो x के कॉफिशिएंट को मैच करवा लो, तुम्हारी इच्छा करे तो y के कॉफिशिएंट को मैच करवा लो। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं x के कॉफिशिएंट को मैच कराना चाहता हूँ, तो x के कोफिशिएंट, यहाँ एलसीएम ले लो, x के कोफिशिएंट का क्या ले लो, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। और 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। बात समझ आ गई। अगर मैं x को एलिमिनेट कराना चाहता हूं तो x के कोफिशिएंट का क्या ले लूंगा, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में। इन केस अगर मेरे को y को एलिमिनेट कराना होता तो फिर मैं 2 और 3 का वापस से वो लेता एलसीएम, अभी भी 6 आता। लेकिन फिर वो 2 की टेबल में आता, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होता, जबकि 3 किससे मल्टीप्लाई होता, 2 से। मतलब हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम x को एलिमिनेट करवा रहे हैं या y को, उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई चलेगा। तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया। ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 6x प्लस 9y इक्वल टू क्या हो गया, 18। अब मैं देखूंगा कि मेरे को किसके मैच कर रहे हैं कोफिशिएंट, x के। दोनों के साइन सेम है तो ऑपरेटर क्या यूज करूंगा, माइनस। ऑपरेटर माइनस यूज करूंगा तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 6 ये तो प्लस का है, जबकि ये 6 किसका है, माइनस का, कट जाएगा। ये 4 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो 9 में से 4 गया तो 5। बड़ा नंबर प्लस का नहीं है, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस। वाई एज इट इज। 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 8, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का नहीं है, किसका है, माइनस का। ये माइनस का 5 वाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की ट्रांसफॉर्मिंग किसमें हो जाती है, डिवाइड में। तो पूरा -5 जो मल्टीप्लाई था वो किसमें चला गया है, डिवाइड में। माइनस से माइनस कट गया, यानी वाई का आंसर कितना आ गया, 8/5। वाई के आंसर को या तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख लूंगा या इक्वेशन सेकंड में रख लूंगा। तुम चाहो तो इक्वेशन थर्ड में रख लो, इक्वेशन फोर्थ में रख लो, किसी में भी रख लो, किसका आंसर निकल जाएगा, एक्स का। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से एक्स का आंसर निकालना है तो मैं बोलूंगा 3x इक्वल टू 5 माइनस 2y। तुम चाहो तो यहाँ रख लो, तुम चाहो तो यहाँ रख लो, तुम चाहो तो यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, सबसे आंसर क्या आएंगे, सेम। 3x इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई का आंसर कितना है, 8/5। 3x इक्वल टू 5, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 16/5। अब इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 5, यहाँ से कितना बनेगा, 25 माइनस 16। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/5। ठीक है, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 3 से 3 कटेगा, 3 टाइम कटेगा, तो आंसर कितना आ गया, 3/5, यानी x का आंसर कितना आ गया, 3/5। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे चलो।
ठीक है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं 1009x प्लस 191y इक्वल टू 51 और 1991x माइनस 1009y इक्वल टू 53। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सर इस मेथड से अगर हम करने बैठेंगे x के कोफिशिएंट को मैच करवाएंगे तो ये तो 1991 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1009 से। तो बताओ ऐसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा के इसको इक्वल कराने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हो जाएगी, है ना। मतलब सॉल्यूशन हमारा बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, हमारे को इसके अंदर सॉल्व करने में हमारे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। तो एक बार इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या करवा देना, ऐड करवा देना। तो यहाँ से बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या कौन से नंबर की होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। समझो, एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करवा देना, प्लस करवा देना। क्या करवा देना, प्लस। ठीक है। और एक सेकेंड, मान लो ये माइनस का है ना। एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करवा देना, प्लस करवा देना और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करवा देना, माइनस करवा। अगर प्लस करवाओगे तो इक्वेशन थर्ड बिल्डअप होगी और अगर माइनस कराओगे तो इक्वेशन फोर्थ बिल्डअप होगी। अब हमारे लिए इक्वेशन 1 और 2 काम में निकलेगी, हम लोग कौन सा काम में लेंगे, थर्ड और फोर्थ, और वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलिमिनेट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करवा दो। अब बताओ 1991x में से 1009x को अगर हम प्लस करवाएंगे, ऐसे प्लस होगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही y से y भी कट जाएगा, प्लस तो कर रहा है, कटेगा, तो यहाँ से भी हमारे को छोटा नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सी आ जाएगी, फोर्थ। 1 - 2 करूंगा तो 1 - 2 करूंगा तो अब इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम लोग अब क्या लगा लेंगे, एल। एक्चुअल क्वेश्चन ये है नहीं, अगर एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो वहां से ये कटती हुई वैल्यू दिखेगी। ठीक है। अभी तो मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसके अंदर तो हम लोग बड़ी वैल्यू ही आ रही है आंसर, लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर देखोगे, है ना, क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे तो वो ऐसे आंसर वैसे वो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इक्वेशन ऐसी बनेगी जिसमें प्लस करने पर भी वैल्यू छोटी हो जाएगी और माइनस करने पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। तो अगर बड़े क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे तो कैलकुलेशन अगर लेंथी हो रही हो तो वहां पर क्या करना, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करा देना जिससे बिल्डअप होगी इक्वेशन नंबर थर्ड, और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करा देना जिससे इक्वेशन बिल्डअप होगी इक्वेशन नंबर फोर। क्योंकि जो दोनों नई इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर, इसमें आपस में क्या लगा लेना, एलिमिनेट में, वहां से हमारा क्या जाएगा, आंसर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। देखो सब्स्टिट्यूट मेथड, क्रिकेट के अंदर जैसे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है तो वैसे ही ये मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। इस सब्स्टिट्यूट मेथड में हमारे को क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालकर फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की या वाई की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में उस जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। मैंने वापस से इक्वेशन वही ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली एक्स माइनस वाई इक्वल टू। तो आप क्या करोगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में से ले लोगे या इक्वेशन सेकंड, आपकी चॉइस है। आपने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इक्वेशन भी आपकी चॉइस की है, वेरिएबल भी आपकी चॉइस का है, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर एक्स का आंसर निकालूंगा तो क्या बनेगा, 10 माइनस वाई, ये बनेगा। तुमने अगर इक्वेशन फर्स्ट यूज में लेकर इक्वेशन बनाई है तो उस वैल्यू को बची हुई इक्वेशन में पुट करना है। जैसे मान लो मैंने 1 से बनाई है तो मैं पुट किस में करूंगा, 2 में। और अगर मैं 2 से इक्वेशन बनाऊंगा तो पुट किस में करूंगा, 1 में। बात समझ रही? अगर मैं इक्वेशन 1 से एक्स का आंसर या वाई का आंसर निकाल रहा हूँ तो वो पुट होगा 2 में, और अगर मैं इक्वेशन 2 से एक्स और वाई का आंसर निकाल रहा हूँ तो वो पुट होगा किसमें, 1 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, एक्स, एक्स की जगह बताओ क्या लिखेंगे, 10 माइनस वाई। अब देखो एक्स अकेली वैल्यू है पर जो इसका आंसर आ रहा है वो 2 टर्म्स में आ रहा है, तो क्या लगेगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट का ये रूल होता है कि अगर मैं अकेला क्वेश्चन हूँ और मेरे आंसर 2 या 2 से ज्यादा टर्म में है, 2 या 2 से मोर देन 2 टर्म में है, तो मैं क्या लगाता हूँ, ब्रैकेट। फिर क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू में क्या आ गया, 2। 10 माइनस वाई इक्वल टू 2। 10 माइनस वाई और वाई कितना हो गया, माइनस का 2y इक्वल टू 2। प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का 2y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस। तो 8 इक्वल टू 2y, यानी y का आंसर कितना आ गया, 8/2, यानी कि y का आंसर 4 आ गया। ठीक है। y के आंसर को मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 माइनस वाई, यानी कि 10 माइनस 4, यानी कितना आ गया, 6।
आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इक्वेशन सेम थी। मैंने इक्वेशन सेम क्यों ली है, उसका रीजन ये है कि मैं ये वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ कि तीनों की मेथड से ही आंसर्स क्या आएंगे, सेम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से दो, एलिमिनेट मेथड से दो या सब्स्टिट्यूट मेथड से दो, तब तो उस पर्टिकुलर मेथड से हमारे को सॉल्व करना है। अगर सिर्फ इतना लिखा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड से आंसर निकाल सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेट से निकाल सकते हो, और आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट से निकाल सकते हो। तीनों से आंसर फाइंड अप किया जा सकता है। अच्छा ठीक है ना। अब अपन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। समझ में आया? अब देखो मैं कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, है ना, की पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो, अगर मुझे 4 वर्ड्स 6 वर्ड्स मिले, मोर देन, लेस देन और एक्सिड, एक्सक्लूड, इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमेशा लास्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लास्ट में। मैंने एक लाइन लिखी, लेंथ इज मोर देन, टू मोर देन ब्रिथ। जो लेंथ है वो टू मोर देन है किससे? ब्रिथ से। तो आप बोलोगे कि देखो लेंथ को मैंने मान लिया एल, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, है ना, इज, एम, आर, गेट, रिजल्ट वगैरह, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं? इक्वल टू बनाते हैं। एक वर्ड आ रहा है मोर देन टू, मोर देन का साइन होता है प्लस, तो ये जो टू प्लस है ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये कहाँ पर आएगा? लास्ट। तो ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए, मोर देन, लेस देन, है ना, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सिड, एक्सक्लूड, ये सब हमेशा कहाँ जाएंगे? लास्ट में जाएंगे। और बी ऐसा का ऐसा। हाँ, समझ में? ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। एक पॉइंट ये हुआ कि अगर हमारे डिजिट के क्वेश्चन आ जाए, तो देखो हम ऐसे बोलेंगे कि जो वंस डिजिट है वो हमारा एक्स है। तो अगर मैंने वंस डिजिट को एक्स माना है और टेंस डिजिट को मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया, तो जो हमारा नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा? आप बोलोगे कि एक्स वंस डिजिट है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और वाई जो है हमारा टेंस डिजिट है तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से होगा। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 10y प्लस एक्स। कैसे? जैसे 23 है, 23 कैसे बना? इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ। टेंस डिजिट कितनी है? 2, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 10 से, और बीच में साइन किसका आया? प्लस। 2 10 जा 20, प्लस का 3, 20 प्लस 3 कितना हुआ? 23। तो नंबर कितना हुआ? 1। जबकि डिजिट क्या है? 2 और 3 वंस डिजिट है, जबकि टेंस डिजिट क्या है? 2। अगर मैं इंटरचेंज करूं, तो इंटरचेंज के अंदर आपको एक्स और वाई की पोजीशन बदलनी है। वाई जो टेंस डिजिट पर था वो तो आ जाएगा वंस डिजिट पर, एक्स जो वंस डिजिट पर था वो कौन से पॉइंट पर आ जाएगा? वो कौन से डिजिट पर आ जाएगा? टेंस। ये हो गई इंटरचेंज को। बात समझ में? टाइम आ जाए तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस आ जाए मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस आ जाए मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारे डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैंने ऐसे बोला है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब समझना कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का क्या बताना है? सम। तो डिजिट कौन है? एक्स और वाई। ये तो नंबर है, ये तो क्या है? नंबर। तो डिजिट कौन है? एक्स और वाई, मतलब एक्स प्लस वाई, जो भी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर मैं कहूं कि 2 डिजिट नंबर, है ना, इज 2 मोर देन इंटरचेंज नंबर, कि जो नंबर है उसके इंटरचेंज नंबर से वो 2 क्या आ रहा है? मोर देन आ रहा है। 2 क्या आ रहा है? मोर देन। तो बताओ ये डिजिट है या 2 डिजिट नंबर बोल रहा है? देखो यहाँ पर तो 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम बता रहा था, डिजिट बोल रहा था। यहाँ पर वो डिजिट नहीं बोल रहा है, वो 2 डिजिट क्या बोल रहा है? नंबर। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ पर कौन है? 10y प्लस एक्स इज एम आर ओरिएंटेड, है ना, ये ऑपटेंड वगैरह, ठीक है, या फिर हमारा गेट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, ये सब क्या साइन लेंगे? इक्वल टू। अभी मैंने एक वर्ड बताया था मोर देन आ जाएगा, तो हम इसको लास्ट में लेंगे, प्लस टू। इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर मतलब इसकी पोजिशनिंग चेंज कर दो, एक्स की जगह वाई डाल दो, वाई की जगह क्या डाल दो? एक्स डाल दो। तो क्या हो गया? 10x प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे कॉन्स्टेंट। अब समझ में आया किसे? ठीक है। अच्छा, एज वाले क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे कहूं कि जो नूरी है, आफ्टर 5 ईयर नूरी वाज, sorry, after 5 years Noori will thrice आफ्ताब, and ago 5 years
नूरी वॉज 2 times आफ्ताब एज। अब इन दो लाइनों को समझते हैं। देखो यहाँ पर दो लोग चल रहे हैं, एक तो चल रही है नूरी और एक चल रहा है आफ्ताब। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इसको क्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आफ्टर 5 ईयर। अब 5 ईयर ये प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद की बात कर रहा है ना। हैंस वर्ड आ जाए, आफ्टर वर्ड आ जाए, फ्रॉम नाउ आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आगे की बात कर रहा है ना। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो नूरी की एज में भी 5 ईयर ऐड होगा और आफ्ताब की एज में भी 5 ईयर क्या होगा ऐड। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप ऐसे लिख दोगे एक्स और वाई। 5 ईयर्स बाद की बात कर रहा है, तो दोनों तरफ 5 क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। समझ आया? फिर नूरी, नूरी किसको माना था हमने? एक्स को। ये रहा विल, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का क्या आ गया? इक्वल टू। फिर क्या है? थ्राइस। थ्राइस किसका है? आफ्ताब का। मतलब आफ्ताब की जो एज होगी वो थ्राइस होगी, मतलब 3 से क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो आफ्ताब की एज वाई में लेनी है, आफ्टर 5 ईयर वाली लेनी है, तो वो कितनी है? वाई प्लस फाइव, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? समझ आया? ठीक है, वापस देखो, अगर नहीं आया तो वापस देखो। नूरी है और कौन है? आफ्ताब। तो नूरी है एक्स, आफ्ताब है वाई। ये क्या कह रहा है? अगो, अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, इसका मतलब पहले की बात हो रही है। तो हमारी आज से पहले वाली एज, 5 साल पहले हमारी एज कम होगी, तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। प्रेजेंट एज जो होगी वो ज्यादा होगी, बिफोर वाली एज कम होगी। ठीक है, तो यहाँ नूरी की एज मान ली एक्स, आफ्ताब की एज क्या मान ली? वाई। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों में वाई क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना कितना माइनस होगा? 5 माइनस, इसमें भी क्या कर दिया? 5 माइनस। क्वेश्चन पे आओ। नूरी, नूरी को हमने माना था एक्स, यानी एक्स वाली टर्म। वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी इक्वल टू। 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स किसका है? आफ्ताब की एज का। तो 5 साल पहले आफ्ताब की एज वाई थी या वाई माइनस फाइव थी? तो आप बोलोगे वाई माइनस फाइव, यानी ये पूरी इक्वेशन, सॉरी ये पूरी टर्म्स किससे मल्टीप्लाई होगी? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। डिजिट वाले क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, मोर देन लेस देन वाला रूल समझ में आया? ठीक है, एज वाला आ गया। अच्छा, एक वर्ड करना, देखो अगर मैं ऐसे कहूं माई ब्रदर एक्सिड माई सिस्टर बाई 2, ऐसा अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, तो देखो इसका भी एक वर्ड मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ ना, मतलब इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। एक्सिड वर्ड आ जाए, वैसे तो एक्सिड का मतलब होता है बढ़ना, प्लस करना, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हो। एक्सिड का क्या मान लो? माइनस मान लो। एक्सिड से पहले वाले को मान लो एक्स, एक्सिड के बाद वाले को क्या मान लो? वाई। और बाई 2 का मतलब हो गया इक्वल टू। क्या बात समझ में आया? आप इसको एक्सिड वाले जो वर्ड प्रॉब्लम आए उसको ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि न्यूमरेटर है एक्स, डिनोमिनेटर है वाई। तो आप, मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 2 माइनस करूं, तो मेरा फंक्शन हो जाता है 9/15। तो आप बोलोगे न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हैं मतलब x+2, डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर रहे हैं मतलब y-2, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 9/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में बोला कि मैंने न्यूमरेटर में तो चेंज किया है, बट डिनोमिनेटर का मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया 15/9। तो अपना अब आंसर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर को मैंने x मान रखा है, तो x+2 अपॉन में डिनोमिनेटर को मैंने y मान रखा है, तो क्या बन गया? x+2 अपॉन वाई इक्वल टू 15/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम x और y को सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो एलिमिनेट ले लेंगे, हम चाहे तो सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? वर्डिंग प्रॉब्लम में हमारा ये हुआ। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि दो लोग हैं ए और बी, इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 है, और इनकी अर्निंग का जो रेशियो है ना, अर्निंग का रेशियो वो है 3:7, और दोनों ही सेम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब खर्च दोनों कर रहे हैं, और कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 5,000 रुपए। ये भी 5,000 रुपए खर्च कर रहा है और ये भी 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। अब ये मैंने रेशियो में दिया है कि सेविंग का जो रेशियो है वो तो है 4:5, अर्निंग का जो रेशियो है वो है 3:7, और दोनों के एक्सपेंडिचर, ये भी 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, ये भी 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो मैंने जब स्टार्टिंग का जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने एक बात बोली थी
कि सेम वेरिएबल एक तरफ आएंगे। तो देखो सेविंग वाले रेशियो एक तरफ आएंगे, अर्निंग वाले रेशियो एक तरफ आएंगे और एक्सपेंडिचर वाले रेशियो एक तरफ आएंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर रेशियो में नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू में है, तो हम वैल्यू को रख लेंगे। कहने का मतलब जो टर्म्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो एक में आएंगे। एक्स एक्स के साथ ही कंपेयर होगा, वाई वाई के साथ ही कंपेयर होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ही क्या होगा, कंपेयर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो सेविंग है उसका मेरा रेशियो एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक्स माना है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, एक्स। ये अर्निंग को मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये वाई माना है तो ये भी कितना होगा। अब आपको पता है कि आपकी जो अर्निंग होती है, आपकी जो सैलरी होगी, उसमें से तो आप जो सेव करोगे। अगर मेरे पास कोई मेरी सैलरी आई, उसमें से मैंने सेविंग को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर का खर्चा आ जाएगा और एक्सपेंडिचर का आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैलरी होती है उसको मैं दो ही पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि या तो मैं उसको खर्च कर दूं या मैं उसको सेव कर लूं। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर का आंसर निकालना चाह रहा हूँ तो सेविंग में से सेव को क्या कर दूंगा, सेविंग मनी को क्या कर दूंगा, माइनस। मान लो मैं सेविंग मनी का आंसर निकालना चाह रहा हूँ तो सैलरी में से एक्सपेंडिचर को क्या कर दूंगा, माइनस। मान लो मैं एक्सपेंडिचर और सेव से सैलरी बनाना चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि वैल्यू या तो एक्सपेंडिचर होगी, खर्च होगी, या सेविंग होगी। इन दोनों के आंसर को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर मेरे को सैलरी का आंसर चाहिए तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अगर मुझे सेविंग का आंसर चाहिए, तो अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस का है तो डिराइव किसका हो जाएगा, एक्सपेंडिचर की वैल्यू चाहिए तो सेविंग वाला आंसर डिराइव किसका हो जाएगा, माइनस का। इतना याद रखना है कि सेविंग वाले रेशियो एक तरफ, अर्निंग वाले रेशियो एक तरफ और एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू या रेशियो एक। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो हमारे पुरानी जो बुक्स थी उसमें तो है, बट अभी वाले बुक में देखने को नहीं मिल रहे। बट एग्जाम के अंदर हमसे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? एक चीज याद रखना कि अगर कोई वैल्यू x है, मान लो मैंने कोई नंबर मान लिया x और एक मान लिया y। मैंने कहा कि ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर मैंने मान लिया y। याद रखना जो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझते हैं कि इनका इनवर्स होगा। तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x और y का रेसिप्रोकल होगा 1/y। देखो नंबर जो बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल जो होता है ना वो छोटा होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वापस समझो। 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, ठीक है, और 2 क्या है, छोटा। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल के अंदर 1/2 बड़ा होगा और 1/3 क्या होगा, छोटा। चेक कर लो, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, जबकि 1/3 की वैल्यू होती है 0. बड़ा कौन है। कहने का मतलब वैल्यू बड़ी, जो वैल्यू बड़ी है रेसिप्रोकल में वो हो जाएगी छोटी, जो वैल्यू छोटी है वो रेसिप्रोकल में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसके अलावा और कैसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप लोग देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इक्वल टू किसके होता है, स्पीड के होता है। मान लो मैंने एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, है ना, कोई चीज जल्दी, मान लो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक लोकल ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है, इनकी जो स्पीड जो है ट्रेन की, वो मैं मान लेता हूँ कितनी, एक्स। लोकल ट्रेन की स्पीड क्या मान लेता हूँ, एक्स। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ x+10। ठीक है, तो जल्दी कौन पहुंचेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगी। तो मान लो कि ये 1 आवर का गैप आ रहा है इनमें। तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैं ऐसे बोलूंगा कि कोई भी डिस्टेंस है, मान लो कि 300 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस थी, उसको दो ट्रेनों ने अलग अलग स्पीड से कवर किया। तो एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंच गई। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस कितनी है, 300, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, 300, बट दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग। जब भी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से जल्दी पहुंच गई, है ना, या लेट पहुंची, या किसी एक ट्रेन को ज्यादा टाइम लगा, किसी एक ट्रेन को कम टाइम लगा, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। वापस बोल रहा हूँ, दो ट्रेनों के क्वेश्चन आ जाएं, दो कारों के क्वेश्चन आ जाएं, अगर उसमें ऐसे बोले कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से जल्दी पहुंच रही है, या दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से लेट पहुंच रही है, या
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 2 घंटे ज़्यादा ले रही है, 1 घंटे ज़्यादा ले रही है, या दूसरी ट्रेन या पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 2 घंटे कम ले रही है, 3 घंटे कम ले रही है। ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएँगे बीच में काहे का साइन आएगा? माइनस का। अब मुझे बताओ इनमें से स्पीड किसकी कम है? अगर x की वैल्यू 10 होती तो ये कितना होगा? 20। तो इसकी स्पीड कम है, तो ध्यान रखना कि स्पीड वाले क्वेश्चन के अंदर जिसकी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आएगा बाद में। क्या बोला मैंने? जिसकी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आएगा बाद में, और इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अब की बार मैंने ऐसे बोला कि 2 कार हैं, ए और बी। ये दोनों ही कार 180 किलोमीटर कवर कर रही है। एक कार की स्पीड x है, दूसरी कार की स्पीड है x माइनस 30। ठीक है, और दोनों मिलकर किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं 5 आवर में। अब देखो मैंने एक वर्ड बोला दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। अगर टोटल लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा? प्लस का। लेकिन मोर देन, लेस देन, अर्ली और लेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का। फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 180। ये भी कितना कर रहा है? 180। मतलब 180 का कुछ पार्ट ये कर रहा है, 180 का कुछ पार्ट ये कर रहा है। अपॉन अपॉन। अब आगे बढ़े, तो आप मुझे बताओ, मैंने भी बोला था कि जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले आएगा, तो x की स्पीड कम है या x माइनस 30 की स्पीड कम है? x माइनस 30। अगर x को मैं 100 लूंगा तो ये इसका आंसर कितना आएगा? 70। तो स्पीड किसकी कम होगी? x माइनस 30 की। तो जिसकी भी स्पीड कम होगी वो आएगा पहले और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कहाँ आएगा? बाद में। और इक्वल टू में वो नंबर ऐसा का ऐसा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, ट्रेन वाले क्वेश्चंस के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा और चलें इसी के अंदर। तो देखो, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, अगर सेम डायरेक्शन है तो जो स्पीड होगी ना वो क्या होगी? माइनस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी? प्लस होगी। अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड क्या होगी? प्लस। मान लो कि ये चोर है ना, मतलब चोर की स्पीड है, चोर की स्पीड मान लिया मैंने 50, और पुलिस की स्पीड मान ली मैंने 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। मतलब 70 माइनस। अगर चोर इस डायरेक्शन में भाग रहा है और पुलिस इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो होने वाली स्पीड है वो आपस में क्या होगी? प्लस होगी। क्लियर? फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को, जैसे मान लो एक स्पीड ए है, दूसरी स्पीड बी है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? माइनस। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है वो क्या होती है? प्लस। अप स्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो माइनस होती है, जबकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो क्या होती है? प्लस होती है। ठीक है, याद रहेगा? अच्छा, फॉर्मूला हर जगह क्या लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम। याद रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड में इक्वल टू में टाइम। ठीक है, वर्डिंग प्रॉब्लम के अंदर इनको क्वेश्चंस को देखोगे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर के, तो मैंने उसके की पॉइंट्स बता दिए कि अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे तो ए माइनस बी, और सॉरी अप स्ट्रीम का आएगा तो ए माइनस बी, डाउन स्ट्रीम का आएगा तो ए प्लस बी। सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करना, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को क्या करना? प्लस करना। अगर कोई किसी से जल्दी पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, मोर देन ले रहा है, लेस देन ले रहा है, तो बीच में साइन किसके आ जाएंगे? माइनस। और टोटल ले रहा है तो बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। इनके क्वेश्चंस भी ऐसे बनकर आएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ए और बी क्या है? जैसे मान लो, ध्यान रखना, स्पीड ऑफ बोट, है ना, एयरप्लेन, इनकी स्पीड को हमेशा ए मानना है, ये ध्यान रखना। और स्पीड ऑफ वाटर या फिर मैं बोलूं एयर, इसको हमेशा क्या मानना है? बी मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने लिखा है ए माइनस बी। अगर पानी की या हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट हवा के अंदर उड़ नहीं पाएगा और पानी में तैर नहीं पाएगा। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा रखनी है और पानी की या एयर की स्पीड को क्या रखना है? बी मान के चलना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को ए मान कर चलना है ऐसे क्वेश्चंस में, और एयर की या वाटर की स्पीड को क्या मानकर चलना है? बी। अगर अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो स्पीड को माइनस करना है, और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो प्लस करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने कीवर्ड्स कुछ बता दिए हैं वर्डिंग प्रॉब्लम के। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखो और वहां पर उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, आराम से बनेंगे। ठीक है,
वीडियो अगर ये सेशन बहुत बढ़िया लग रहा हो तुम्हारे को तो इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे को की पॉइंट्स दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जो टाइम है वो थोड़ा-सा क्रूशियल टाइम है, तो सिर्फ़ वीडियो के अंदर ही हम लोग अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही। तो मैंने कुछ की फीचर्स बता दिए हैं, इन फीचर्स को आप लोग नोट करो, है ना? अपनी पेयर नोटबुक में, तुम्हारे जो नोट्स हैं उसमें और फिर क्वेश्चंस लगाओ, आराम से बनेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आराम से कमेंट करें। मैं उसकी वीडियो बनाकर तुम्हारे को अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।